हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम संस्था पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं संस्था क्या है। संस्था मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के साधन के रूप में जो नियम, कानून, विधि विधान, कार्य प्रणाली, ये सब जो होते हैं, जो संगठित होते हैं, और जो जिस नियम, कानून, कार्य प्रणाली जो समाज के द्वारा, ये जो नियम, जो कानून, जो रीति रिवाज, कार्य प्रणाली, विधि विधान जो समाज के द्वारा मान्य होते हैं, वही जो है संस्था है। तो चलिए देखते हैं आगे। संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। इसके बाद समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फोक वेज में इसको वैज्ञानिक एवं व्यापक अर्थों में प्रयोग किया था। बाद में H.E. बार्न्स ने अपनी पुस्तक सोशल इंस्टीट्यूशन में भी संस्था को व्यापक अर्थों में प्रस्तुत किया था। सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियम। सामाजिक संस्था जो है, ये मनुष्यों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित जो नियम है, विधि विधान है, कार्य प्रणाली का वह संगठित रूप है। इन सब का वह संगठित रूप है संस्था, जो समाज द्वारा मान्य होता है। इसीलिए समनर ने कहा है कि जब एक विचारधारा को निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो वही संस्था कहलाती है। जब एक विचारधारा को एक निश्चित ढांचा प्रदान हो जाए तो वह संस्था कहलाती है। दूसरी जगह समनर ने फिर कहा है कि संस्थाओं की उत्पत्ति तो विचार से होती है, लेकिन इसका सही रूप से प्रारंभ जनरीतियों से ही माना जाता है। संस्थाओं की उत्पत्ति तो विचार से होती है, लेकिन इसका सही रूप से प्रारंभ ये जनरीतियों से माना जाता है। स्मिल्सन ने कहा है संस्था के बारे में, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों का पुंज है। स्मिल्सन ने कहा है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों का एक पुंज है। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। जब हम समिति की स्थापना करते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति में जो नियम, कानून, कार्य प्रणाली ये सभी होते हैं, वो संस्था कहलाते हैं। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाले कार्य प्रणाली को, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम समिति बनाते हैं, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य प्रणाली या विधि विधान, नियम जो होते हैं, उसे हम संस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका कुछ लक्ष्य होता है: यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण, सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ये सब भी परिवार एक समिति है, तो इसके जो कुछ उद्देश्य हैं, इसके परिवार के जो उद्देश्य हैं,
परिवार का जो लक्ष्य है, जिस लिए परिवार की स्थापना की गई है, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था की स्थापना की गई। मतलब विवाह के बाद ही परिवार का जो उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सकता है और इससे समाज मान्यता भी देगा। विवाह से पहले अगर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो ये समाज में हानिकारक होगा, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन विवाह के बाद जब हम इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, इन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे तो यह समाज के द्वारा मान्य होगा। संस्था की परिभाषाएं। किंग कोलर ने कहा है कि समाज संस्थाओं से बना है। किंग और कोलर ने कहा है समाज संस्थाओं से बना है। हैमिल्टन ने कहा है संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। जिन्सबर्ग ने परिभाषा दी है सामाजिक संस्थाएं संस्कृत का हृदय ही है। संस्कृत का हृदय। इन्होंने कहा है सामाजिक संस्था संस्कृत का हृदय है। और मैकाइवर एवं पेज ने कहा है सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। सामाजिक क्रिया की विशेषता बताने वाले कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। अगला है मेरिल एवं एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। मेरिल एवं एल्ड्रिच ने कहा है कि सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। समनर ने कहा है कि संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं। कूले, समनर, डेविस के अनुसार संस्था अनेक नियमों की व्यवस्था। इन सब ने संस्था को अनेक नियमों की व्यवस्था माना है। जॉनसन ने संस्था को समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों का संकुल माना है। जॉनसन ने। ऑकबर्न एवं न्यूकॉफ ने कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियां ही संस्थाएं हैं। लुंडबर्ग ने कहा है संस्थाएं लंबी अवधि की आदतों एवं दृष्टिकोणों एवं भौतिक तत्वों से मिलकर बनी हैं। लुंडबर्ग की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। संस्थाएं लंबी अवधि की आदतों, दृष्टिकोणों, भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। ये लुंडबर्ग ने परिभाषा दी है। अगला है बोगार्डस ने कहा है एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। ये बोगार्डस ने कहा है। एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। प्रोफेसर डेविस के अनुसार एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों। प्रोफेसर डेविस ने कहा है संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों, कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह डेविस ने दिया है। समनर ने दिया है पर एक संस्था एक विचारधारा एवं एक रचना से मिलकर बनती है। एक संस्था ये एक विचारधारा और एक संरचना से मिलकर बनती है, ये समनर ने कहा है। अगली परिभाषा रॉस ने दी है। इन्होंने कहा सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा,
तथा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। राष्ट्र के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियम, विधि विधान, कार्य प्रणाली का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। संस्था के उद्विकास क्रम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। संस्था के उद्विकास के बारे में, संस्था के उद्विकास का पहला चरण है विचार। विचार ये जो है व्यक्तिगत होता है। विचार ये व्यक्तिगत होता है। सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद विचार प्लस विचार आचरण एवं पुनरावृत्ति। जो विचार आता है ये पुनरावृत्ति बार बार दोहराया जाता है इस विचार को, तो ये आदत बन जाती है। सबसे पहले विचार आता है, फिर उसी विचार प्लस विचार अनुसार आचरण एवं पुनरावृत्ति, उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने पर वह आदत का रूप ले लेती है। और आदत प्लस समूह द्वारा पुनरावृत्ति, ये आदतें जब समूह द्वारा दोहराई जाने लगती हैं तो ये जनरीति का रूप ले लेती हैं। और जनरीति जब भूतकालीन अनुभव बन जाता है, ये जनरीति जो है ये भूतकालीन अनुभव बन जाता है तो ये प्रथा का रूप ले लेती है। और प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति, प्रथा को जब समूह की स्वीकृति मिल जाती है प्लस सामूहिक आचरण प्लस उपयोगिता, तो यह रूढ़ि का रूप ले लेती है। प्रथा को जब समूह की स्वीकृति मिल जाए और इसे सामूहिक रूप से समूह कल्याण के लिए इसकी उपयोगिता समझी जाए तो ये रूढ़ या लोकाचार बन जाती है। और ये लोकाचार इतनी दृढ़, इतनी मजबूत होती है कि इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। रूढ़ि का उल्लंघन करने पर दंड भी मिल सकता है। रूढ़ि का उल्लंघन कोई नहीं करता है, ये क्योंकि ये समाज के कल्याण के लिए हो जाता है। तो ये रूढ़ि और प्लस एक निश्चित संरचना या ढांचा, रूढ़ जब एक संरचना या ढांचा बन जाती है तो ये संस्था का रूप ले लेती है। सबसे पहले विचार आता है, फिर विचार धीरे धीरे आदत का रूप ले लेती है। ये आदत जनरीति बन जाती है। जब ये आदत समूह द्वारा दोहराई जाए, समूह के द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है तो ये जनरीति बन जाती है। और ये जनरीति जब भूतकालीन अनुभव पर आधारित हो जाती है तो ये प्रथा बन जाती है। और ये प्रथा जब ये प्रथा समूह द्वारा स्वीकृत पा जाती है और सामूहिक कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो यह रूढ़ि बन जाती है। और ये रूढ़ि इतनी दृढ़ और मजबूत होती है कि इसका उल्लंघन करना किसी के लिए तो ये रूढ़ि जब एक निश्चित संरचना को धारण करती है तो ये एक संस्था बन जाती है। ये अस्थायी रूप से फिर इसका संस्था अस्थायी प्रवृत्ति की होती है, इसमें अस्थायित्व तो होता है। ये सालों साल ऐसे चलती रहती है संस्था की विशेषताएं। तो गिलिन ने संस्था की कुछ विशेषताएं बताई हैं। गिलिन ने संस्था की विशेषताओं का उल्लेख किया। पहला है, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। संस्था
ये संस्था जो है ये नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था होती है। और अमूर्त प्रकृति, तो जब ये नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था है तो ये अमूर्त होती है। इसमें व्यक्तियों का समूह नहीं होता संस्था में, ये अमूर्त होती है, अधिक अस्थायित्व होती है। संस्था में अस्थायित्व पाया जाता है, अधिक अस्थायी होती हैं, क्योंकि संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है। जैसे अभी मैंने संस्था के विकास के बारे में बताया कि पहले विचार आता है, फिर आदत होती है, फिर जनरीत, फिर प्रथा, फिर रूढ़, फिर संस्था। तो ये एक लंबी अवधि के बाद इसका विकास होता है। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, तो ये एक अधिक अस्थायित्व होती हैं। ये सैकड़ों वर्षों से चली आती रही हैं। जैसे जाति व्यवस्था, ये हजारों सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं। इसमें ये अस्थाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जाति व्यवस्था आज भी विद्यमान है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य, तो प्रत्येक संस्था के उद्देश्य होते हैं। जैसे विवाह संस्था के उद्देश्य होते हैं। विवाह संस्था का उद्देश्य होता है कि प्रजनन के द्वारा समाज की जनसंख्या को निरंतर बनाए रखना और बच्चों का पालन पोषण, उनकी देखभाल, ये सब परिवार संस्था के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, प्रत्येक संस्था के कुछ जो है भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं। तो संस्था के उद्देश्यों में भौतिक उद्देश्य में जैसे भवन, फर्नीचर, औजार, ये सभी आते हैं। ये और अभौतिक में विचार, आदर्श, मूल्य, कार्य प्रणाली, ये सभी आते हैं। हिंदू समाज में होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप, मंत्र, ये सभी भौतिक और अभौतिक दोनों तत्व हैं। सामाजिक संस्था के प्रतीक, तो प्रत्येक संस्था का एक अपना प्रतीक होता है। जैसे हिंदू धर्म का प्रतीक होता है ओम, चर्च में क्रॉस का ये चिन्ह बना रहता है। तो इस प्रकार प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है। परंपरा, प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और अलिखित परंपराएं भी होती हैं। ये सभी विशेषताएं गिलिन ने बताई थी। संस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नियमों की एक व्यवस्था है। संस्था अमूर्त होती है। सुपरिभाषित एवं निश्चित उद्देश्य होता है। सामूहिक स्वीकृत होती है। सामूहिक स्वीकृत के बाद ही यह संस्था बनती है, तो इसमें सामूहिक स्वीकृत होती है। स्वतः विकास होता है। संस्था का स्वतः विकास होता है। इसे जानबूझकर सोच समझकर नहीं स्थापित किया जाता। संस्था धीरे धीरे विकासी क्रम में विकसित होती है। स्वतः इसका विकास होता है। अस्थायित्व होता है। संस्थाएं ये सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, इसमें अस्थायित्व होता है। प्रत्येक संस्था का प्रतीक होता है। संस्था साधन है। संस्था ये एक साधन है, साध्य नहीं है। संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करती हैं। संस्थाएं हस्तांतरित होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलती रहती हैं। संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ भौतिक सांस्कृतिक उपकरण का प्रयोग करती हैं। संस्था का महत्व क्या है? तो पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा का निर्धारण। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्था का विशेष महत्व होता है। जैसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में जैसे शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती है, तो वो शिक्षण संस्था के द्वारा पूर्ण होती हैं। पारिवारिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो विवाह संस्था के द्वारा पूरी की जाती हैं। तो इस प्रकार
संस्थाएं ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और कार्य की दिशा का निर्धारण करती हैं, व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती हैं। तो संस्थाएं जैसे अगर हम बिना संस्थाओं के मतलब विवाह प्रणाली, विवाह संस्था में जो विवाह संस्था के बाद जो कुछ हम करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए या बनाने के लिए, तो वो समाज द्वारा मान्य होती हैं। अगर हम विवाह संस्था को न माने और बिना विवाह संस्था के ही उन सब नियमों को अपनाए, तो समाज उन सबको अस्वीकृत कर देगा, उसे नहीं मानेगा। तो व्यक्तियों के कार्यों को ये सरल बनाती हैं, व्यवहारों में एक रूपता लाती हैं, समाज में सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखती हैं संस्थाएं। संस्कृति की वाहक होती हैं। परिवार ये संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। संस्था को परिवार के माध्यम से ही हस्तांतरित किया जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं संस्थाएं। संस्था का वर्गीकरण तो मर्टन ने संस्था को 2 भागों में बांटा है, कार्यों के आधार पर। मर्टन ने कार्यों के आधार पर संस्था को 2 भागों में बांटा है, पहला है प्रकट, दूसरा है अप्रकट। और समनर ने संस्था को कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा है, पहला है स्थापित और दूसरा निर्मित। ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। डेविस, पार्सन्स तथा गिलिन ने संस्था के प्रकार्यात्मक पक्षों पर अधिक जोर दिया है। डेविस, पार्सन्स तथा गिलिन ने संस्था के प्रकार्यात्मक पक्षों पर जोर दिया है। पार्सन्स ने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था माना है और पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है। पार्सन्स ने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था के अंतर्गत रखा है और पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है। समनर ने संस्था को सुपर फॉकवेज कहा है। जॉनसन तथा डॉसन और गेटिस ने संस्था को भूमिका संदर्भ के रूप में समझाया है। विवाह को सर्वप्रथम संस्था मानने वाले मैलिनोवस्की थे और इनके इस बात का समर्थन इमाइल दुर्खीम के द्वारा किया गया था। मैकाइवर एवं पेज तथा जिन्सबर्ग ने विधि विधानों, कार्यप्रणालियों, नियमों के स्वरूप को संस्था माना था। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी। इरविंग गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी थी। इन्होंने जेल, आश्रम, पागल खाना को संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना था। जेल, आश्रम तथा पागल खाना को संपूर्ण संस्था के अंतर्गत रखा था। तो आज की ये क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास समझ आए, पसंद आए। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कल की क्लास में हम समाज और समुदाय में अंतर, समाज और समिति में अंतर, समिति और संस्था में अंतर पर बात करेंगे। तो ये क्लास आज यहीं तक। थैंक यू।